मोनोपोली, रिसोर्स एलोकेशन एंड सोशल वेलफेयर, एकाधिकार, साधनों का आवंटन तथा सामाजिक कल्याण। अगर मैं आपके सिलेबस की दृष्टिकोण से बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं वेलफेयर एस्पेक्ट्स ऑफ मोनोपोली, या हम देख सकते हैं कि एकाधिकार के दौरान किस तरह का सामाजिक कल्याण होता है या नहीं होता है, या क्या नुकसान होता है। तो इसके वेलफेयर एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं, सिलेबस का हिस्सा। और अगर डिटेल में बोलूँ तो एकाधिकार, साधनों का आवंटन तथा सामाजिक कल्याण। अब इसको डिस्कस करने के लिए मैंने दो तरह के बाजार को लिया है यहाँ पर, एक एकाधिकार और दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता इसलिए लिया क्योंकि ये बाजार के दो छोर हैं, जो मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। दीज टू मार्केट्स आर द एज ऑफ मार्केट, अब होल मार्केट कह सकते हैं कि एक बाज़ार ऐसा है जिसमें कि एक सेलर है, ज़ीरो कंपटीशन है, और एक बाज़ार ऐसा है जिसमें n नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, जिसमें कि पूर्ण प्रतियोगिता है। तो इस तरह के बाज़ार में सोशल वेलफेयर में डिफरेंस आता है, सामाजिक कल्याण में डिफरेंस आता है। हालांकि जनरल टर्म्स में बोलूँ तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाज़ार है जिसमें अधिकतम सोशल वेलफेयर संभव है। सबसे ज़्यादा सामाजिक कल्याण किसी बाज़ार में संभव है तो वो है पूर्ण प्रतियोगिता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें मिनिमम प्राइस, क्यों? प्राइस कंपटीशन की वजह से, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि कीमत कहाँ पर आकर टिकती है? एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर आकर रुकती है। अगर एवरेज रिवेन्यू बड़ी है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लाभ होने के शर्त में क्या होगा कि और भी दूसरे फर्म बाज़ार में इंटर करेंगे और इस तरह से लाभ कम हो जाएगा और आकर कहाँ रुकेगा? ब्रेक इवन पर, या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे। और अगर लॉस होगा तो क्या होगा? बाज़ार से कुछ फर्म बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से वापस से हम ब्रेक इवन या कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को अचीव करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाज़ार है जिसके अंतर्गत हमेशा AR AC के बराबर आकर रुकता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के बराबर रहता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, तो इसमें हमने कल देखा था, लॉन्ग रन मोनोपोली देखा था, और उससे हमने सीखा था कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में एक लाभ की स्थिति बनी रहती है मोनोपोली के लिए, मोनोपोलिस्ट के लिए, और इसमें AR हमेशा AC से बड़ा रहता है। तो ये एक पहला आप कह सकते हैं एक डिफरेंस है। अब सोशल वेलफेयर चूंकि यहाँ पर कीमत लागत के बराबर है, या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूनतम कीमत पर सामान, वस्तु, गुड सर्विस अवेलेबल हो रहा है कंज्यूमर को, कस्टमर को, जिसकी वजह से उसको अधिकतम कल्याण हो रहा है, अधिकतम उपभोक्ता बचत मिल रहा है। उपभोक्ता बचत दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं एक तरह का सामाजिक कल्याण को दिखाने वाला एक जरिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से और हम चीज़ें क्लियर करते हैं। तो हमने बनाया y एक्सिस पर रखा कॉस्ट और प्राइस, और x एक्सिस पर रखा आउटपुट, और हमारा एक बेसिक कर्व जो है वो AR और MR कर्व है, जिसको मैंने ये बना दिया, AR और MR कर्व। तो इस तरह से अब हम दोनों बाज़ार को कोशिश करेंगे कि एक ही फिगर से हम देख सकें कि कैसा डिफरेंस निकल कर आता है। और इसके लिए हमने जो यहाँ पर कंडीशन लिया है, कॉस्ट कंडीशन लिया है, वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कंडीशन लिया है। पैमाने का प्रतिफल कैसा है? स्थिर है। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट का विषय नहीं है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, एक फर्म मोनोपोली, एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मान लिया। ये मान लिया कि एक फर्म है जो कि उधर भी कांस्टेंट पर काम कर रहा है, इधर भी कांस्टेंट पे काम कर रहा है। तो कॉस्ट यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट का टॉपिक नहीं है। टॉपिक है कि मोनोपोली और पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में वेलफेयर के दृष्टिकोण से, कल्याण के दृष्टिकोण से क्या डिफरेंस रहता है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का। हालांकि हम इसी टॉपिक को सेम एक्सप्लेनेशन के साथ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के साथ भी पढ़ सकते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ध्यान में रख के
चीज़ों को। अब देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो यहाँ पर जो कॉस्ट कर्व है ये वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स अक्ष के समानांतर हम बनाते हैं। ये हमारा फॉर से एसी अथवा एमसी कर्व। चूंकि कॉस्ट कंडीशन कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है, इसी वजह से एवरेज कॉस्ट उसको ओवरलैप कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, तो एसी और एमसी यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है इसलिए एक सीधी रेखा है, एक क्षैतिज के समानांतर रेखा है। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट कंडीशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। चाहे किसी भी तरह का बाजार हो, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, एम आर एम सी के बराबर होगा। ठीक है, दोनों ही सूरत में। तो एम आर एम सी किस पॉइंट पर बराबर है, इस पॉइंट पर बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट मोनोपोली के लिए। ठीक है, तो अब मैं डॉटेड कर्व बना रहा हूँ। ये हो गया प्राइस अंडर मोनोपोली, इसलिए प्राइस पीएम लिख रहा हूँ मैं। ये प्राइस कैसा है, मोनोपोली का प्राइस है, और क्वांटिटी यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मान लीजिए एम बना रहे हैं। ठीक है, अब ए सी एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी ये पॉइंट परफेक्ट कॉम्पिटिशन का भी हो सकता है, संतुलन की अवस्था बिल्कुल हो सकती है। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक चीज़ और थी, क्या थी कि एम आर और ए आर बराबर भी तो होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। या फिर मैं बोलूं तो यहाँ जो ऊपर हमने कंडीशन लिखा है कि ए आर और ए सी भी बराबर होता है संतुलन की स्थिति पर, तो हमारे पास अब एम आर को तो यहाँ पर हम बराबर नहीं दिखा सकते, लेकिन ए आर ए सी को हम बराबर दिखा सकते हैं। एम आर को क्यों नहीं बराबर दिखा सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फॉलिंग डिमांड कर्व है, यहाँ पर एम आर और ए आर कैसा बना है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए बना है, इसलिए चिंता मत कीजिए। इसीलिए इस फिगर के तहत परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो संतुलन किस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर होगी जहां ए आर और ए सी बराबर है। ये देखिए, ये ए आर कर्व है और यही ए सी कर्व है, इस पॉइंट पर बराबर। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, फॉर से सी नाम दे देता हूं। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए पी सी इसको कह देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन के लिए प्राइस क्या होगा, पी सी, और मोनोपोली के लिए प्राइस क्या होगा, पी एम। कैसे किया हमने, ठीक है, एक बार मैं रिटर्न बोल देता हूँ। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया किसके लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसलिए ई बोल देता हूँ। ये किसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, मोनोपोली के लिए। और परफेक्ट, और इसी के समकक्ष हमने देखा यहाँ पर प्राइस अंडर मोनोपोली। ठीक है, इसको भी कुछ नाम देते हैं, से एस। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नाम दे देता हूँ मैं, टी। हर एक कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं। अच्छा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के तहत इक्विलिब्रियम कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ पर ए आर ए सी बराबर है। ठीक है, ए आर ए सी एम सी बराबर है, तो यहाँ पर ए आर ए सी एम सी सब बराबर है पॉइंट सी पर। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा ये, और इसी के हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन के लिए, ओ पी सी, ये लिख लिया, ओ पी सी, सॉरी ओ पी सी। ठीक है, और परफेक्ट मोनोपोली के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ओ पी एम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर आउटपुट की बात करें तो मोनोपोली के लिए आउटपुट क्या होगा, ओ एम, ये। और अगर परफेक्ट कंपटीशन के लिए बात करें तो आउटपुट क्या होगा, ओ एन। ठीक है, क्लियर है। अब कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के केस में। क्या स्टेटमेंट दिया था कि इन मोनोपोली प्राइस इज हायर देन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड आउटपुट इज लेस कंपेरेटिवली। यही बोला था मैंने, स्टेटमेंट लिखा था मेरे लेक्चर में लॉन्ग रन के केस में। किसका स्टेटमेंट है ये, मिसेस जॉन रॉबिन्सन का, एक अर्थशास्त्री थे। तो इनके शब्दों में क्या कहा गया कि मोनोपोली के तहत प्राइस हमेशा ज़्यादा चार्ज होता है, ये देख सकते हैं आप, और परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले ये परफेक्ट कंपटीशन पे, और आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है मोनोपोली के तहत, ओ एम, ये देख सकते हैं, और आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कहाँ। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि कम कीमत पे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है कौन, परफेक्ट कंपटीशन, और ज़्यादा कीमत पे कम आउटपुट दे रहा है कौन, मोनोपोली। तो जाहिर सी बात है, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखें या सोसाइटी के दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा सही है, सोसाइटी के दृष्टिकोण से परफेक्ट कंपटीशन सही है, क्योंकि यहाँ पर उसको कम कीमत पे ज़्यादा वस्तु मिल रही है।
ठीक है। अब ये जो मैंने सही और गलत का पैमाना चुना, ये तो चलो शाब्दिक अर्थ में आप समझ गए, लेकिन अगर ग्राफिकली इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ग्राफिकली इसको हम दिखा सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस से। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस होता है कि हम कितने में सामान मिल रहा है और हम कितना देने की इच्छुक हैं, उसके बीच का अंतर। अगर मैं बाज़ार गया और मैंने पहले से सोचा कि मैं जूता खरीद के लाऊंगा, इसके लिए मैं 1000 रुपये मैंने जेब में रखा कि 1000 रुपये में जूता खरीद कर, इसका मतलब 1000 रुपये मैं जूते के लिए देने को तैयार था, लेकिन बाज़ार गया और 700 में मुझे जूता मिल गया, तो 300 रुपये क्या था? मेरा कंज्यूमर सरप्लस। और ग्राफिकली इसको बच्चों कैसे दिखाते हैं, अब ये एक डिटेल लेक्चर है हालांकि, लेकिन ये मुझे लगता है आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो मैं सीधा उसके आगे बढ़ता हूँ। ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं? ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं प्राइस के ऊपर का हिस्सा जो भी डिमांड कर्व में बचता है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो इस ग्राफ के अलावा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक डिमांड कर्व मैंने बनाया एग्जांपल के लिए, और समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ आप समझ लीजिए एक सप्लाई कर्व है जिसको मैंने नहीं बनाया। तो ये प्राइस के ऊपर का हिस्सा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ये ट्राइंगल है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? प्राइस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है डिमांड कर्व के नीचे, डिमांड कर्व के नीचे प्राइस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ समझ लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे ग्राफ में। अब अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के दृष्टिकोण से बात करूं तो प्राइस क्या है बच्चों? ये। अच्छा, एआर कर्व को ही हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। एआर कर्व एक तरह का एक डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व है। तो थोड़ी देर के लिए एमआर को भूल जाइए कि एमआर जैसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस है। तो परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल देखेंगे PCTC, PCTC। ये वाला बड़ा ट्राइंगल जो है वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। किसके केस में? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है बच्चों, लिख लिया कंज्यूमर सरप्लस क्या? PCTC। ये हमारा PCT और ये C, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया किसके केस में? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब ठीक इसी तरह हम मोनोपोली के लिए देखें तो मोनोपोली की प्राइस क्या है? ये वाली लाइन है, ठीक है, और डिमांड कर्व कौन सी है? ये जो TS रेखा है वो डिमांड कर्व समझ लीजिए। तो डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर जो ट्राइंगल बचा वो क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली के अंतर्गत कंज्यूमर सरप्लस। क्या बचा? PMTS लिख लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने लिख लिया PMTS, कंज्यूमर सरप्लस को शॉर्ट में लिखा है CS, PMTS। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। किसके अंतर्गत? मोनोपोली। अब देखिए, अब आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है PMTS, ये एक कॉमन रीज़न है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई दोनों के कंज्यूमर सरप्लस में क्या डिफरेंस है। तो आप पाएंगे कि PMTS वाला जो हिस्सा है वो दोनों ही बाज़ार में पाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये पूरा ट्राइंगल है और मोनोपोली की बात करें तो ये छोटा ट्राइंगल है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि छोटा ट्राइंगल जो है वो हमारे बड़े ट्राइंगल में भी है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये एक कॉमन हिस्सा है दोनों ही बाज़ार में। यानी किसी भी तरह का बाज़ार हो, इतना कंज्यूमर सरप्लस तो मिल ही जाएगा, कंपलसरी आप कंज्यूमर सरप्लस समझ लीजिए। चलिए ठीक है, ख़त्म हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तब ये पूरा भी मिलेगा, नहीं है तो सिर्फ इतना मिलेगा, यानी पूरा नुकसान कितने का हो रहा है? तो समझ लीजिए PMSCPC ये क्या है? ये हमारा क्या है? लॉस है। किसका? कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है, कंज्यूमर सरप्लस का। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लॉस है, कंज्यूमर सरप्लस का तो लॉस है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं कंज्यूमर सरप्लस के लिए नहीं, यहाँ बैठे हम सोशल वेलफेयर के लिए। कंज्यूमर सरप्लस एक पैमाना हो सकता है, आखिरी निर्णय नहीं हो सकता। तो उसी पैमाने को ध्यान में रखते के निर्णय बनाते हैं। तो अब हम पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये एवरेज कॉस्ट भी तो है ना, ये एवरेज कॉस्ट लाइन भी तो है। अब मोनोपोली के दृष्टिकोण से देखें तो लाभ कितने का है बच्चों? लाभ है इस डब्बे के बराबर, है ना। ये उसका AR हो गया, समझ लीजिए AR, और ये इसका AC। AR AC का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रॉफिट कहलाता है। तो ये जो डब्बा है ये क्या है?
प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ मोनोपोली गेन। तो ये वाला डब्बा जो है बच्चों, ये क्या है, मोनोपोली का लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है, मोनोपोली का प्रॉफिट है। ये वाला तो हमने किया है, PMSEPC, ठीक है। ये डब्बा क्या है, मोनोपोली का फ़ायदा है। ये डब्बा तो मोनोपोली का फ़ायदा है। ये वाला जो हिस्सा बचा ऊपर का ट्रायंगल, वो क्या हो गया, वो तो किसी भी तरह के बाजार में आप रहो, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस तो आपको मिल जाएगा। तो नुकसान कितने का हुआ, मोनोपोली के केस में नुकसान हुआ इस ट्रायंगल के बराबर का, ठीक है, क्योंकि ये मिल जाएगा, मोनोपोली के केस में ये मिल जाएगा, ये खुद सेलर रख लिया अपने पास, यानी वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है तो उसके पास चला गया, लेकिन उसके फ़ायदा होने पर और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के बावजूद भी जो लॉस हुआ वो हुआ कितना, ECS के बराबर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ट्रायंगल को नेट वेलफेयर लॉस, ठीक है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आप एक बार डिटेल में इसको देख ले और एक्सप्लेनेशन को आप दोबारा सुनने के लिए पीछे जा सकते हैं वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।